गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th का चैप्टर धातु तथा अधातु की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ धातु और अधातु क्या होते हैं। वैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखिए बच्चों, जो धातु होते हैं, है ना, धातु, ठीक, और जो अधातु होते हैं, अधातु, ये किसके पार्ट होते हैं? ये पार्ट होते हैं किसके? तत्व के। तत्व यानी जो हमारा तत्व होता है वो धातु और अधातु में क्या होता है, मतलब विभाजित हुआ होता है। जो तत्व है वो उसमें धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं। अब बात आती है कि धातु और अधातु होते क्या हैं। धातु जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हीट के, मतलब जो धातु जो होते हैं मतलब उनमें से हीट भी पास हो सकती है और करंट भी फ्लो किया जा सकता है। ओके, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, मैं आपको लेकिन फिर भी रिवाइज करा देती हूँ कि आपको थोड़ा याद आ जाएगा। जो धातु होते हैं उनमें शाइनिंग होती है ना, डक्टाइल होते हैं, मिलेबिलिटी होती है उनमें, मतलब उनकी एक पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे गोल्ड है, सोना होता है ना, सोना का मतलब एक छोटे से सोने को हम एक बहुत बड़ी तार में खींच सकते हैं, मतलब इनमें तन्यता का गुण होता है ना। अगर हम अपोजिट साइड देखें, अधातु, अधातु क्या होते हैं? अधातु जस्ट अपोजिट होते हैं धातुओं के। इनमें ना तो शाइनिंग होती है और ये पाउडर फॉर्म में भी होते हैं, है ना, और ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, और इनमें जो तन्यता गुण है वो भी नहीं होता है। ठीक है, और ये मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। अब देखिए, आपने जैसे चाय बनाते हैं जिसमें फ्राई पैन में, आपने उसमें हैंडल देखा होगा। उसमें जनरली हैंडल या तो वुड का होता है या प्लास्टिक का होता है। वुड और प्लास्टिक क्या है? ये धातु तो नहीं है, ये अधातुओं में आते हैं, है ना। अधातु में अब जो हमारी अधातु है वुड की, मतलब लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का, जो वो हैंडल आपके फ्राई पैन में लगा होता है, वो क्यों लगा हुआ होता है? वो इसलिए लगा हुआ होता है कि वो हीट उसमें से पास नहीं हो सकती। जब हीट पास नहीं होगी तो वो गर्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो हम उसको ईजिली पकड़ पाएंगे। अगर वुड का या प्लास्टिक का कवर उस हैंडल के ऊपर ना हो तो क्या होगा? फ्राई पैन तो गर्म होगा ही, साथ में जो उसकी जो स्टिक है, हैंडल बना हुआ है, वो भी तो मेटल का ही है। सपोज सिल्वर का हमने लिया, सिल्वर का ही हमने वो लिया फ्राई पैन, और सिल्वर का ही उसमें हैंडल लगा है। तो जब वो हीट होगा, गर्म करेंगे, चाय बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब पानी उबालेंगे, जो भी करेंगे, तो फ्राई पैन में पानी तो गर्म हो रहा है, पानी के साथ वो मतलब उसका जो फ्राई पैन है वो भी गर्म हो रहा है, और साथ में उसका हैंडल भी गर्म हो रहा है। गर्म होगा तो क्या पकड़ पाओगे उसे? नहीं पकड़ पाओगे, इसीलिए उस पर अधातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये हम आप कहते हैं धातु और अधातु। अब बात आती है, लॉन्ग क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है? पहले हम बात कर रहे हैं धातुओं की, ठीक है। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके दो प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी धातु हैं उनको साइंटिस्ट ने एक ऐसे क्रम में अरेंज कर दिया, यानी एक ऐसी श्रेणी में लगा दिया जिनसे हमें पता लगता है कि कौन सी धातु ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कौन सी जो धातु है वो ज़्यादा सक्रिय है ना, जो जल्दी से मतलब रिएक्शन कर लेती है। अब देखिए, अब हमने इसमें मिड पॉइंट मान लिया, उन्होंने क्या मिड पॉइंट मान लिया? हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन देख रहे हैं आप, है ना, पहले समझ लीजिए फिर बताऊंगी। अब ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने मिड पॉइंट मान लिया। अब इस हाइड्रोजन से अगर हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, और अगर हम इस हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे, दो ही तरफ जा सकते हैं, एक तो ऊपर की साइड जाएंगे, एक नीचे की साइड जाएंगे। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, तो क्या होगी? सक्रियता घटेगी। ठीक है, सक्रियता यानी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, यानी घटेगी। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी है ना, वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी, वो इंक्रीज होगी। एक बात समझ गए? ये यानी कहने का मतलब क्या है? जो गोल्ड है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, यानी सबसे कम क्रिया करता है। बताऊंगी किससे। और दूसरी बात है, अगर पोटेशियम की बात करें या सोडियम की बात करें तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। अब बात आती है कि जो गोल्ड है वो कम क्रियाशील क्यों है? जनरली लोग जो मतलब ज्वेलरी पहनते हैं वो गोल्ड की क्यों पहनते हैं? क्योंकि
देखो, और वो मतलब इतना कॉस्टली क्यों होता है, तो उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, जो गोल्ड जो मेटल है, गोल्ड जो मेटल है, मेटल मतलब धातु है ना, वो उसमें मतलब रिएक्शन करने का जो गुण होता है, जैसे बाहर की ऑक्सीजन है या पानी है, क्योंकि हम जनरली रिंग वगैरह पहन के रखते हैं या कानों में रिंग वगैरह पहन के रखते हैं, तो वो वैसा ही रहता है। थोड़ी बहुत उसकी चमक घट जाती है, फिर दोबारा पॉलिश करा लो, फिर मतलब ऐसी रहती है, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता धातु का, है ना। मतलब ये अभिक्रियाशील कम होती है, ये बाहर की चीज़ों से क्रिया नहीं करती। ठीक, ऐसे ही चांदी है, मतलब हाइड्रोजन से नीचे अगर हम देखें, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है और गोल्ड है। ये जो होती हैं जनरली इन्हीं के ही क्या बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, और इन्हीं के ही ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अगर हम ऊपर की बात करें, जो ऊपर हैं, ऊपर वाली धातुओं के हम मतलब हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं, ऊपर वाली धातुओं के हम ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाते हैं, ना बर्तन वगैरह बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि वो इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि वो तो मतलब ऑक्सीजन के मतलब वातावरण के उसमें आते ही अब एकदम रिएक्शन कर देती हैं, जल जाती हैं। आपने देखा होगा सोडियम को हमेशा कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, यानी मिट्टी के तेल में। क्यों, क्योंकि वो बाहर की ऑक्सीजन से क्या रिएक्शन करके जल जाता है, तो इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में मतलब भिगो के रखते हैं, ताकि वो बाहर की ऑक्सीजन से क्या ना करे, अभिक्रिया ना करे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे, आंसर पे। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये जो श्रेणी बनाई गई है बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा क्रम है, ये एक श्रेणी है ना, एक श्रेणी तो है। तो इस श्रेणी को बोलते हैं क्या, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील जो धातु है वो ऊपर है, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु नीचे है। ठीक है, और ये घटती अभिक्रिया है, नीचे की साइड आएंगे तो घट रही है। ओके, अब देखिए, धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही। ओके, विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये सक्रियता श्रेणी है, ये आपको ऐसे एज इट इज ही लिखनी है। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि आप वो लिखो, सक्रियता श्रेणी लिखो धातुओं की, तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे कर दें। ऊपर नीचे से मतलब मेरा ये है कि मान लो आपने हाइड्रोजन ऊपर पहुंचा दिया, या गोल्ड ऊपर कर दिया, एल्यूमिनियम नीचे कर दिया, है ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपको एज इट इज़ जिस सीरीज़ में ये लिखे हैं, उसी सीरीज़ में एक के नीचे जो एक है उसी को ही याद करना है। ठीक है, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। व कम सक्रिय धातु क्या है, कॉपर। सिंपल यहाँ पर ये पूछा गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली हाइड्रोजन, इससे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, इससे अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम है, ये रहा मैग्नीशियम, कोई भी लिख सकते हैं। और कम सक्रिय धातु कौन सी है, कॉपर है, ये रहा कॉपर, जस्ट इसके नीचे है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अनुप्रयोग की बात करें, मतलब इसके यूजेस क्या हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है, यानी आप इन सब में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं आपस में। ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कौन कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट है, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। देखो, अम्लों में से मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है कि अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देते हैं। तो हमें क्या पता लगेगा कि कौन पहले हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। जो भी पहले हाइड्रोजन डोनेट कर देगा उसकी क्षमता ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के कॉपर पाइराइट के अतिरिक्त दो मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कॉपर पाइराइट से तांबे के निष्कर्षण की विधि को मुख्य पदों व समीकरणों सहित समझाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तांबे के मुख्य अयस्क क्या हैं और अयस्क को हम किस तरीके से सांद्रित करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है और किस किस टाइप से आ सकता है, ये आप देख लीजिए। तो हम पहले सीधा चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए, तांबे का मुख्य अयस्क, तांबे का मुख्य अयस्क क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तांबे का मुख्य अयस्क होता है कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र क्या होता है, CuFeS2, CuFeS2, है ना। कॉपर पाइराइट के अतिरिक्त कॉपर के दो प्रमुख अयस्क, एक होता है कॉपर ग्लास, एक होता है कॉपर ग्लास जिसको हम बोलते हैं Cu2S, और दूसरा होता है क्यूप्राइट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, Cu2O। एक होता है, इसके तीन हो गए, कॉपर के तीन हो गए, कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लास और क्यूप्राइट। तीनों के सूत्र भी लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है
कॉपर का निष्कर्षण, हम कॉपर को किस तरीके से मतलब निष्कर्षण करें, किस तरीके से हम उसको अयस्क में से खींच के लेके आए, है ना, मतलब शुद्ध रूप प्राप्त कर सके कॉपर का, है ना। सपोज कीजिए आपके पास मिट्टी और बालू है, तो आपको क्या करना है, उसमें से आपको कंचे अलग करने, है ना, कंचे निकालने मिट्टी बालू में से। तो किस तरीके से करेंगे, तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है। किससे किया जाता है कॉपर का निष्कर्षण, सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2 कॉपर का मुख्य सल्फाइड अयस्क है। अगर पूछा जाए तो आप यही नाम बताएंगे कि मुख्य सल्फाइड अयस्क क्या है, कॉपर पाइराइट है। कॉपर पाइराइट से कॉपर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़े से पीट कर दलित्र द्वारा या स्टैम्प मिल के प्रयोग से एक महीन चूर्ण के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए जो आपको पूरी एक मोटी ईंट मिली है अयस्क की, हम क्या करेंगे, उसमें कॉपर है लेकिन उसमें कॉपर के साथ साथ अशुद्धियाँ भी हैं, तो हम उसको बड़े मतलब एक हथौड़े से पीट के बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे, फिर उसका चूरा बना लेंगे, ठीक है, चूरा मतलब एक मशीन में करके। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रम किए जाते हैं। देखो क्या प्रक्रम होता है, पहला है अयस्क का सांद्रण यानी कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार वेरी शॉर्ट में आ जाता है कि जो सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण कौन सी विधि से किया जाता है, फेन प्लवन विधि से। अब देखिए फेन प्लवन विधि क्या है, इसमें क्या होता है, बारीक पिसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है। ये जल से भरा हुआ एक टैंक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, अयस्क डाल दिया, ठीक, जो हमने बारीक अयस्क पीसा था ना ये वाला महीन चूर्ण, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद थोड़ा चीड़ का तेल डालते हैं इसमें, थोड़ा सा चीड़ का तेल डाल दिया, देखो ये रहा। उसके बाद पोटेशियम एथाइल जेनथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रभावित की जाती है, वायु की धारा यहाँ से प्रभावित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर, जो ये सल्फाइड अयस्क के कण यहाँ पर होंगे ये क्या होंगे, तेल से भीग जाएंगे, और भीगने के बाद क्या होगा, द्रव की सतह पर फेन यानी झाग, फेन बोलते हैं झागों को, है ना, झाग में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर टैंक के पैंदे में बैठ जाती हैं। देखिए नीचे जो अशुद्धियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, ये अशुद्धियाँ हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए अशुद्धियाँ कहाँ हैं, ये रही, ये अशुद्धियाँ हैं, ये रहा, ठीक है। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें अयस्क मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अयस्क इसको हम अलग कर लेंगे, सांद्रित अयस्क को, है ना, अशुद्धियाँ तो नीचे बैठ गई। उसके बाद आता है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसमें झाग के रूप में एकत्रित हुआ है वो क्या है, वो है सल्फाइड अयस्क के कण तेल से भीगकर द्रव्य की सतह पर फेन यानी झाग के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियाँ जल से भीगकर नीचे बैठ जाती हैं। तो सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें नंबर 2 सांद्रित अयस्क का भर्जन, है ना। हमें जो यहाँ से सांद्रित अयस्क मिलेगा, इससे फर्स्ट वाले से जो हमने सांद्रण किया है, यहाँ से हमें सांद्रित अयस्क मिलेगा। अब हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इसको बोलते हैं रोस्टिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और, यानी कॉपर पाइराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में रखकर कम ताप पर तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है, टेम्परेचर लो रखेंगे लेकिन हीट जो करेंगे यानी गर्म जो करेंगे वो अधिक समय तक करेंगे, है ना, लेकिन टेम्परेचर कम रखेंगे, सिम गैस पे, है ना, कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर आर्सेनिक एंटीमनी के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। देखिए आप ये रिएक्शन से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक रिएक्शन लिखी है S और प्लस O2, तो ये क्या हो गया, SO2 ऑक्सीकृत हो गया। उसके बाद ये आर्सेनिक की रिएक्शन करेंगे तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ये रहा, है ना। तो कॉपर पाइराइट ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड, यहाँ पर ये बनाएगा Cu2S और फेरस सल्फाइड FeS तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बनता है। अब देखिए ये रहा हमारे पास क्या है, ये हमारा ये CuFeS2 है ना, ये हमारा कॉपर पाइराइट, ये ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर Cu2S और प्लस 2FeS और प्लस O2 SO2 गैस रिमूव हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड यानी Cu2O तथा फेरस ऑक्साइड FeO में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस वाली रिएक्शन में
ये जो रिएक्शन लिखी है ये वाली और ये वाली, इसमें कुछ भाग तो किस में बदल गया, FeO में बदल गया, और कुछ भाग बदल गया ये रहा Cu2O में, है ना। तो ये इसमें बदल जाता है। नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेप है भर्जित अयस्क का प्रगलन। पहले हमने सांद्रण करा, फिर भर्जन करा, अब हम कर रहे हैं प्रगलन। ठीक है, प्रगलन, स्मेल्टिंग ऑफ द रोस्टेड और। भर्जित अयस्क को रेत तथा कोक में मिलाकर उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर वात्य भट्टी में पिघलाया जाता है। अब कौन सी भट्टी यूज हो रही है, हमने जो वो किया था भर्जन, वो करा था परावर्तनीय भट्टी में, लेकिन प्रगलन में यूज होती है वात्या भट्टी। इसमें क्या करते हैं, रेत में SiO2 अधिकता में, ये SiO2 हमारी सिलिका ही है, रेत है, इसमें तथा कोक में कार्बन होता है। इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रगलन कहते हैं। दोनों को मिला दिया। उसके बाद होगा क्या कि कॉपर पाइराइड के भर्जित अयस्क के प्रगलन के फलस्वरूप उसमें Cu2 और FeS निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अब देखिए कैसे करते हैं। पहली अभिक्रिया है क्यूप्रस ऑक्साइड फेरस सल्फाइड से क्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाता है। पहली क्रिया तो ये होगी, है ना। ये देखिए, ये हमारा क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, फेरस सल्फाइड से, और किस में चेंज हो गया, क्यूप्रस सल्फाइड में बदल जाता है। नेक्स्ट है फेरस सल्फाइड की पर्याप्त मात्रा फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। ये देखिए पर्याप्त मात्रा इसमें सेकंड वाली रिएक्शन में समझ पा रहे हैं, 2FeS + 3O2, तो हमें क्या मिलेगा, SO2 गैस निकल जाएगी और साथ में क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त FeO यानी फेरस ऑक्साइड प्रयुक्त गालक, हम गालक का इस्तेमाल मतलब गालक के रूप में क्या यूज़ किया गया है, SiO2 के साथ अभिक्रिया करके। देखो गालक किसे कहते हैं, गालक उसको कहते हैं कि इसको अगर हम अयस्क में मिला दें, सांद्रित अयस्क में मिला देते हैं, है ना, तो क्या होगा, ये मतलब जो हमारा धातु है जिसे हमें निकालना है उसको निगल आता है ना, उसके एब्सेंट में ये एक बार को गल जाएगा, उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो गालक के साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है, यानी स्लेज कहलाता है। सिलिका गालक का कार्य करता है। यहाँ सिलिका क्या कर रहा है, गालक का कार्य कर रहा है। आपको कोई मतलब टफ नहीं है, आप एक बार इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण जिसे द्रवित मैट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, मैट किसे कहते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के गलित मिश्रण को भट्टी के पैंदे में एकत्रित हो जाता है और मैट के ऊपर गलित धातुमल की परत जमा हो जाती है। मैट को निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण में क्या होता है, प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में, अब ये ऊपर हमें क्या मिला, प्रगलन में हमें मैट मिल गया। अब यहाँ मैट से क्या किया गया, यहाँ मैट से आप देख पा रहे होंगे, मैट से प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी क्वार्ट्ज यानी सिलिका मिलाकर, ठीक है, बेसेमर परावर्तक में या परिवर्तक में भर दिया जाता है। अब इसमें बेसेमर परिवर्तक यूज़ कर रहे हैं, एक वो गोल गोल सा इस टाइप से होगा, देख लेना बुक में, इस टाइप से बना हुआ होगा, गोल गोल जो घूमता है ना। तो इसमें क्या होगा, और उसमें वायु का झोंका प्रभावित किया जाता है। गलित मैट और क्वार्ट्ज के मिश्रण में वायु का झोंका प्रभावित करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। पहली क्या है, मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड किस में बदल जाएगा, फेरस ऑक्साइड में। ये देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फेरस सल्फाइड है ये फेरस ऑक्साइड में बदल गया, और नीचे वाले में जो हमारा FeO यानी फेरिक ऑक्साइड है, सिलिका का संयोग करके सिलिका से रिएक्शन करेगा और किस में बने मतलब क्या बना लेगा, आयरन सिलिकेट बना लेगा। ये क्या है, आयरन सिलिकेट है, ठीक है, ये आपका आयरन सिलिकेट। ओके, उसके बाद बस ये लास्ट है, अप्रयुक्त सिलिका को बेसेमर परिवर्तक का बेसिक स्तर अवशोषित कर लेता है। अब इसमें क्या कर रहा है, ये जो मतलब अप्रयुक्त सिलिका है, मतलब जो उसमें मिक्स नहीं हुई है, वो क्या करेगा, उसको बेसेमर परिवर्तक का जो बेस है, बेसिक स्तर है, वो क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, नीचे बिठा लेगा। तो स्लाइन जो है वो CaO से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, धातुमल। नेक्स्ट है क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। यह पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार तांबा बनाता है। ठीक है, तो ये फफोलेदार तांबे की जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, सिंपल है ना। तो इसमें क्या बन रहा है, दोनों में SO2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ कॉपर, फफोलेदार कॉपर जो हमें चाहिए शुद्ध मात्रा में, और ऊपर जो हमें मिला है वो
कॉपर ऑक्साइड है और इसी कॉपर ऑक्साइड का हमने यूज़ करके कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करा के हमें प्योर क्या मिला है, तांबा यानी कॉपर मिल गया है, फफोलेदार तांबा। तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट हम जो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।